सभापति महोदय, मुझे यहाँ से बोलने की कृपा करें। हाँ, बोलने बोलिए। देने की कृपा करें। सभापति महोदय, वाणिज्य एवं उद्योग के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर आपने बोलने का अवसर दिया है। सभापति महोदय, चूंकि हमारा देश किसान प्रधान देश है, इसलिए किसानों के बारे में एक चर्चा उठाना चाहता हूं अपने नीति नियामकों के समक्ष। सभापति महोदय, 15 दिन पहले हमारे वहां अक्षय तृतीया का त्यौहार था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और चैनल ने ये कहा कि 15 टन सोना हमारे देश में अक्षय तृतीया के दिन बिका। मुझे एक उत्सुकता हुई और उत्सुकतावश मैं अपने मनरेगा के साथियों से पूछा, क्या तुमने इसमें से कोई खरीदा? कहा नहीं खरीदा। फिर अपने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी साथियों से पूछा, आपने कोई खरीदा अक्षय तृतीया पर? उन्होंने कहा मैंने भी नहीं खरीदा। तो फिर मैं अपने मित्र जो दूध के किसान हैं, कपास के किसान हैं, इनसे पूछा, बाकी किसानों से भी पूछा। 3 लोगों ने कहा मैं तो नहीं खरीदा। हेलो सब्जी। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, नीतियां जो भी बने, लेकिन हम किसानों के साथ कितना न्याय कर रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास कुछ किसानों के फसलों के इतने अधिक उत्पादन हैं कि उनको रखने की भी जगह नहीं। तो फिर हम अल्पकालिक नीतियां क्यों कृषि कार्यों में बनाते हैं? क्यों नहीं दीर्घकालीन नीतियां हम बनाते? हम अपने देश की आवश्यकता, अपने देश के मूल्यों पर हम दूध ले लेते, लेकिन यूरोपीय देशों में जो हमें दूध बेचना है, वह उनसे जितना किसान को लाभ दिला सकते थे हम दिला सकते, लेकिन नीति स्पष्ट नहीं। यही हाल कपास की है। हमारे वहां केला है। माननीय सभापति महोदय, रबड़ फसल बीमा रबड़ का हो, अच्छी बात है। चाय का फसल बीमा हो, अच्छी बात है। हमारे वहां केला है, संतरा है, सेब है, कोई इनका माई बाप नहीं है। सभापति महोदय, इन किसानों की ऐसी हालत है कि उनका अगर उत्पादन हो जाए तो जो हालत प्याज की कूड़े में, जो हालत हरियाणा में टमाटर की हालत, वही हालत हमारे सेब और संतरे जैसे अमूल्य फलों की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश में हम लोग यहां बैठे हुए हैं, क्विंटल दूध ला करके बहाए गए। क्यों? क्योंकि हमने दूध का व्यापार, जो निर्यात जो हम करते थे, उसको बंद कर दिया। तो सबसे पहले कृपा करके यह सरकार, यह मंत्रालय यह व्यवस्था देखे कि जो किसान उत्पादित अवयव हैं उनको निश्चित तौर पर हम भारत की मैं ये नहीं कहता कि भारत की आवश्यकता न पूरी हो और आप निर्यात करें। मैं ये कहता हूं कि भारत की आवश्यकता भारत के मूल्यों के अनुसार पूरी करके आप दुनिया के देशों में अपने किसानों के लाभ देने की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। सभापति महोदय, हमारे वहां उद्योग की बात होती है और यह भी सही है कि अब तक हमने 3,418 इकाइयों को बंद कर दिया। 2,35,856 कामगार बेकार हो गए। लेकिन हमारे बेरोजगार हाथ का भविष्य क्या है? सभापति महोदय, जिस देश में श्रम की कीमत नहीं होगी उस देश का भला होने वाला नहीं है। और मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे नीति नियामक हैं, जो भी नीतियां बनाए हैं, अगर श्रम को भी सर्वोपरि आप माने होते तो न आज आपके उद्योगों की इतना दुर्दशा होती और न इस देश में बेरोजगारों की बड़ी फौज। और आपका जो उत्पादन घटिया हुआ, आपके उत्पादन को कोई खरीदने के लिए उसकी गुणवत्ता इतनी खराब हुई, चाहे वो सरकारी सेक्टर का उत्पादन औद्योगिक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का उत्पादन औद्योगिक है, आज गांव का आम आदमी भी चाइना का मोबाइल और चाइना के खिलौने पर विश्वास करता है, लेकिन आपके मोबाइल और आपके खिलौने पर विश्वास नहीं करता। यह हमारे गुणवत्ता की स्थिति है। मैं कहना चाहता हूं, श्रम की स्थिति क्या है? कैसे हम उद्योग के क्षेत्र में पनप पाएंगे? सभापति महोदय, हमारे वहां एक मत्रय परियोजना है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर। मत्रय परियोजना में भारत सरकार ने एक समझौता किया
कि 50 किलोमीटर के अंदर प्रदूषण नहीं होगा। हमारा भी जनपद देवरिया भी 50 किलोमीटर के अंदर है, और उस 50 किलोमीटर के अंदर प्रदूषण के नाम पर रोके गए क्या? 2004 में यह समझौता हुआ, और 2004 के बाद ये बीआरजीएफ से प्रभावित जनपद कुशीनगर और हमारा देवरिया जनपद तो आज तक भी बीआरजीएफ नहीं किया गया। लेकिन ऐसे जनपद में चूड़ा लगाने का उद्योग नहीं बन सकता, उसको परमिशन नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, क्रेशर जो किसान गन्ना नहीं चीनी मिल को दे पाता था, वह किसान अपना क्रेशर चला करता, उसको परमिशन नहीं मिलेगा। राइस मिल का परमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन उसी कुशीनगर बौद्धिक स्थल से नेशनल हाईवे जाता है, जहां हजारों गाड़ियां कार्बन उत्सर्जन करेंगी, सुबह से शाम तक उसको डाइवर्ट करने की योजना नहीं। और मैं कहना चाहता हूं, जो गांव का किसान है वह अपने उद्योगों का परमिशन मांगता रहा, नहीं मिला, लेकिन वहीं पर हाटा में चीनी मिल का परमिशन मिल गया। सभापति महोदय, जो हमारे क्षेत्र के उद्योगों की हालत है, उन उद्योगों की हालत में आपसे 1 मिनट में बयां करना चाहता हूं। हर तहसील स्तर पर आपने इंडस्ट्रियल एरिया बनाया है। इंडस्ट्रियल एरिया का अलॉटमेंट तो दिखता है, लेकिन उस इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योग नहीं दिखते। अगर उद्योग लग गए किसी तरह से तो उनको बिजली नहीं मिलती। और हमारे उत्तर प्रदेश के, मैं चीनी मिलों की बात करना चाहता हूं, जब मैं पेपर मिलों की बात करना चाहता हूं सभापति महोदय, चीनी मिल और पेपर मिल, पूरे देश के किसी भी प्रांत में ऐसा प्रतिबंध आपको सुनने को नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश का कोई भी बड़ा से बड़ा और छोटा उद्योग पवन बिजली का उत्पादन नहीं कर सकता। उस पर प्रतिबंध लगा कि उत्तर प्रदेश में पवन बिजली का उत्पादन एक एक्स्ट्रा ऊर्जा उत्पाद करता। अगर हमारे बड़े उद्योग रहते तो पूर्वांचल में करते। हमारे कागज की फैक्ट्री है, उत्तर प्रदेश की कागज की फैक्ट्री 14% टैक्स देगी, एक ही लागत में, एक ही उत्पादन में। और सभापति महोदय, जहां से आप आते हैं, उत्तरांचल का अगर कागज बेचने वाला जब कागज उत्पादन कर देगा तो मात्र उसे 2 से 2.5% ही उसे टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं समझता हूं कि पूरे देश के लोग उत्तरांचल के कपड़ा कागज उत्पादन के सामान को खरीदेंगे कि उत्तर प्रदेश के उत्पादन को खरीदेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस क्षेत्र में भी समान नीति की आवश्यकता है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, सब्सिडी पर 1 मिनट आपसे चाहता हूं। 1 मिनट सर, 50 लाख से ऊपर औद्योगिक निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 5 लाख रुपया सब्सिडी का प्राविधान है। यह प्राविधान 50% जो सब्सिडी है ये अधिकारियों के हवाले हो जाती है। मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, मंत्रालय को यह देखना चाहिए। माननीय मंत्री जी, आप तो काफी समाज से जुड़े और अच्छे तेवर के नेता हैं, लेकिन क्या इस बात का सर्वेक्षण हुआ कि सारे औद्योगिक घराने केवल माल खोल रहे हैं, सारे औद्योगिक घराने ग्लोबल हॉस्पिटल खोल रहे हैं, सारे औद्योगिक घराने बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक खोल रहे हैं, किसान आधारित उद्योग लगाने में उनकी रुचि खत्म होती जा रही है। अगर औद्योगिक क्षेत्रों में जो किसान आधारित उद्योग है, सब्सिडी मात्र उसमें दीजिए और किसी उद्योगों में सब्सिडी न दिए। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मुनाज़िर हसन।